1980 के दशक में एक रॉयल एनफील्ड का कीमत था सिर्फ 18,000 रुपए के आसपास, लेकिन 2026 में एक रॉयल एनफील्ड का प्राइस आता है 2.5 लाख रुपए के बराबर। और इस इन्फ्लेशन के कारण ही पाकिस्तान में 15 रुपए का आटा 2050 रुपए में मिल सकता है। काज में बात करेंगे, लाहौर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ता आटा मार्केट से गायब है। एक 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए इजाफे से 2050 रुपए का हो गया। जो प्याज था ना 300 350 रुपए की दरी, वो मैंने लिया 1600 रुपए की दरी के साथ। समय के साथ कोई चीज का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, इसको इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। आज मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा, ये इन्फ्लेशन क्या होता है। और इस वीडियो देखने के बाद आपको इन्फ्लेशन के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हर एक साल में 6 से 7% की तरह इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग एफडी में या सेविंग अकाउंट में 6% इंटरेस्ट के साथ लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक कैलकुलेशन से देख सकते हैं, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एफडी या सेविंग्स का रिटर्न इज इक्वल टू नीट फर्स्ट जीरो रिटर्न या 1% रिटर्न के बराबर होता है। लोग क्या करते हैं, अपना ज्यादातर पैसा एफडी में या सेविंग अकाउंट में सेव कर देते हैं, लेकिन ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये सेविंग अकाउंट है। आपका पैसे का वैल्यू धीरे धीरे घटा देता है। जी हाँ, आपका सेविंग अकाउंट ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये सेविंग अकाउंट है। ये आपका पैसे का वैल्यू धीरे धीरे घटा सकता है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले समझते ही इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर 1980 के दशक में देखा जाए, 1 एकड़ जमीन का प्राइस था 2,000 रुपए या 5,000 रुपए के आसपास, लेकिन आज के जमाने पे 2026 में देखा जाए 1 एकड़ जमीन का प्राइस था 20 लाख या 25 लाख रुपए के बराबर। और इस इन्फ्लेशन के कारण ही पाकिस्तान में प्याज 300 रुपए भी हो सकता है, और 300 रुपए से भी 1600 रुपए हो सकता है। यह है इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा उदाहरण। अगर चीजों का प्राइस हाथ से बढ़ जाता है तो मार्केट में ऐसा ही इम्पेक्ट होता है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ने का मतलब है आपका परचेजिंग पावर बहुत लो हो सकता है और आपका पैसे का वैल्यू घट सकता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन या महंगाई एक हिडन राक्षस है जो धीरे धीरे आपका पैसे को खा सकता है या बर्बाद कर सकता है। यहाँ पे हर साल आपका पैसा कॉम्पाउंडिंग इन्फ्लेशन के कारण घट रहा है। लोग क्या करते हैं, लोग ज्यादातर एफडी में पैसे रखते हैं या सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, लेकिन एफडी में कितना रिटर्न मिल सकता है, 6% रिटर्न मिल सकता है, और आपका इन्फ्लेशन ही 6% के आसपास है, तो आपका नीट फर्स्ट जीरो रिटर्न हो सकता है। तो महंगाई होती क्यों है? डिमांड और सप्लाई के कारण ही महंगाई बढ़ता है। अगर बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो ही इन्फ्लेशन हो सकता है। मान लीजिए आप एक छोटा शहर में रहते हैं, हर एक शहर में रेंट चलता है, रूम रेंट चलता है, लेकिन एक घर का रेंट महीने भर कितना हो सकता है? 10-15 हजार हो सकता है एक छोटा शहर में। लेकिन अब बेंगलोर में चले जाओ, एक 2 BH के रूम का किराया कम से कम 30,000 के आसपास हो सकता है, क्योंकि उधर डिमांड बहुत ज्यादा है और लोगों के पास पैसा भी ज्यादा है। क्योंकि बेंगलोर आईटी हब है, इसलिए लोगों का सैलरी भी बहुत ज्यादा है, 2 या 2.5 लाख रुपए के आसपास है, इसलिए रूम रेंट का भी प्राइस बहुत ज्यादा है। हमारा डेली लाइफ में इन्फ्लेशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर आप 10 रुपए लेकर एक चाय के दुकान पे चले जाओ, आप आपका दोस्त मिलकर एक चाय के दुकान पे चले गए हो, आप 10 रुपए से 2 चाय मांगा लिए, लेकिन कल को देखा जाए एक चाय का प्राइस 10 रुपए हो गया है, तो आप एक ही चाय मांगा सकते हो। तो इस तरीके से सेम 10 रुपए से आपका परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा कम हो सकता है। इस तरीके से महंगाई बढ़ने पे आपका बेसिक नीड जैसे रोटी कपड़ा मकान पूरे करने में भी दिक्कत हो सकता है। और इस महंगाई बहुत ज्यादा होने से आपका घाटा हो सकता है, और महंगाई ना होने का मतलब भी आपका देश का घाटा है। इन्फ्लेशन सेम या ना होने का मतलब है आपका जीडीपी में घाटा हो सकता है। और इस इन्फ्लेशन को पूरे तरीके से कंट्रोल करता है आरबीआई। वो देखता है इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा होना जाए और 2% से नीचे आना जाए। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करता है। इधर ही आता है रेपो रेट। जब महंगाई ज्यादा है रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, और जब महंगाई कम है तो रेपो रेट को कम किया जाता है। जब महंगाई ज्यादा है, बैंक क्या करेगा, बैंक आरबीआई से कम लोन लेगा और लोगों को भी कम लोन देगा। जब महंगाई ज्यादा नहीं है, बैंक क्या करेगा, आरबीआई से ज्यादा लोन लेगा और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकता है। तो वीडियो का मेन टॉपिक अब बताने वाला हूँ। अगर आप एफडी में या सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए रख देते हो, तो 1 साल बाद आपको क्या रिटर्न मिलेगा? 6% से आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपए बैंक में रखते हो, आपको एक साल में कितना रिटर्न मिल सकता है? 6,000 के आसपास रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आपका इन्फ्लेशन ही 6% के आसपास है या 5% के आसपास है, तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? 1% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। ये आपका एक तरीके से घाटा है। तो आपने आपको पूछो, लोग क्या सिर्फ 1% रिटर्न कमाने के लिए अपना पैसा एफडी में रखता है या सेविंग अकाउंट में रखता है? और इन्फ्लेशन और एफडी रिटर्न को आप कंपेयर करनी है, सिंपली गूगल कर सकते हो, आप अपने आप खुद देख सकते हो। तो इस लॉजिक को बहुत सारे एडुकेटेड लोग समझते नहीं है, और बहुत सारे लोग समझते हैं लेकिन मानते नहीं है। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास क्या करते हैं, अपना पूरा पैसा एफडी में शिफ्ट कर देते हैं। यह मिडिल क्लास का ऑल लाइफ टाइम सेविंग्स
एफडी में या सेविंग अकाउंट में सेव कर देते हैं। और सेविंग अकाउंट तो वही है, सेविंग अकाउंट है, आपका पैसे को घटा देता है। तो इस तरीके से आपका पैसे का परचेजिंग पावर धीरे धीरे घट जाता है। हमारे बचपन में 2015 के आसपास हम एक समोसा 1 रुपए में खरीदते थे, लेकिन आज 2026 है, हमको एक समोसा खरीदने के लिए 8 रुपए या 10 रुपए देना पड़ेगा। और इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या लैंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या मशीनरीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ से आप प्रोडक्शन कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास इन्वेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।